कहना मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा जो दरपेश है कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक हो रही है और ख़ास तौर पे जून जुलाई में पाकिस्तान को जो एक बड़ी अच्छी कामयाबी मिली थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें हो रही थी, पाकिस्तान को कोरोना वायरस के खिलाफ सक्सेस स्टोरी करार दिया जा रहा था। तो जून जुलाई से लेके 4 महीने के अंदर पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। आज पिछले एक दिन के दौरान, पिछले 24 घंटों के दौरान 2547 यानी कि 2550 के करीब केसेस, नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो कोरोना वायरस की बढ़ने की शरह है पाकिस्तान में वो 7% को टच कर रही है। पॉजिटिविटी रेट, डेथ्स बढ़ रही हैं। अब तक जो पाकिस्तान में टोटल डेथ्स हैं वो 7248 हो चुकी हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए दुनिया भर से हमारा डेथ रेट अभी भी कम है, लेकिन अगर अपने साथ ही कंपैरिजन किया जाए कि 4 महीने पहले हम कहां पे खड़े थे और 4 महीने बाद कहां हैं और अगले 5-6 महीने तक अभी सर्दियों का सीजन चलना है, तो फिर हमें सूरत हाल बहुत गंभीर, बहुत तशवीशनाक और बहुत खौफनाक नजर आती है। सवाल 2-3 यहाँ पर पैदा होते हैं कि जी अब करना क्या है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने खासतौर पर जो NCOC का फोरम है उसने कई रिकमेंडेशंस तो दे दी हैं। रिकमेंडेशंस के साथ साथ उसने बड़े कड़े फैसले जो है वो मंजूर भी कर लिए हैं, लेकिन असल बात यह है कि उन फैसलों पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अवाम अमल नहीं कर रहे। अवाम के साथ साथ अपोजिशन के जलसे, दोबारा से जलसों का स्पेल जो है स्टार्ट होने जा रहा है 22 नवंबर से 3-4 दिन के बाद। तो जलसों का जो नया स्पेल स्टार्ट होगा उससे मजीद खौफ पैदा हो रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस भी एक नया स्पेल, एक नया खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आखिर हल क्या है? अवाम को कैसे रोका जाए और अपोजिशन को कैसे टोका जाए कि जी आप इस वक्त अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िलहाल जलसे मुलतवी कर दें, कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी सियासत को ख़तरा लाहक नहीं हो जाएगा। तो ये एक सवालात हैं। इसके अलावा सबसे अहम तरीन सवाल कि अच्छी खबर है दुनिया भर में तिब्बी सूरत हाल के हवाले से कि जी कोरोना वायरस की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई है, ट्रायल्स के मराहिल में है, आखिरी ट्रायल्स में, और 95%, 96%, क्लोज टू 100% उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो सामने आ रही है। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन कब तक आ जाएगी, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी कब तक आएगी। तो इन सारे सवालात के जवाब देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं, NCOC के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। यू ऑलवेज काइंड। हम आपको जब भी जहमत देते हैं, दावत देते हैं, आप तशरीफ लाते हैं अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद। एक तो ये बताएं कि ये जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की, कितनी खतरनाक है ये और कितना खतरा अभी मौजूद है, क्योंकि अवाम और अपोजिशन दोनों ही किसी किस्म की एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, ये जो इस दूसरी लहर की खतरे की नौयत है, मैं समझता हूँ वो किसी भी सूरत पिछली दफा से मुख्तलिफ नहीं या कम नहीं। और अगर हम सिर्फ यही याद कर लें कि हमारी सूरत हाल क्या थी में, तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि हमें बाहर क्या खतरा लाहक है। और ये अगर लहर की जो ऊंचाई है ये बढ़ती है और उस लेवल पर पहुंचती है जहां जून में थी, तो फिर उसी किस्म का जो दबाव और प्रेशर था हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर, अस्पतालों के बेड्स पे, वो दोबारा से हो सकता है। तो अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिससे हम कह सकें कि लहर जो है अपने खतरे में या अपनी नौयत में या अपनी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी में किसी सूरत कम है या फर्क है। तो अच्छा, अब इसका करना क्या है? मैं समझता हूं कि पिछली दफा भी जो चीज एक वाज़ेह हुई और जिसकी सारी दुनिया से तारीफ की रही, वो ये थी कि हमने ये चीज
एग्री कर ली कि हमारे एक्शंस के क्लियर नताइज हैं। जब हमारी एक्टिविटी बढ़ी तो बीमारी भी, मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि ईद उल फितर से पहले जब थोड़ी ओपनिंग अप हुई, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ी तो केसेस जो है वो ऊपर आना शुरू हो गए। अब जो ही उसके बाद कुछ एहतियात बेहतर हुई, कुछ लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया इसको, कुछ मास्क का इस्तेमाल बेहतर शुरू हुआ, तो खुद ब खुद जो है बीमारी काबू में आना शुरू हो गई। उसमें दीगर अवामिल थे, टेस्टिंग थी, ट्रेसिंग थी, स्मार्ट लॉकडाउन थे, वो सारी चीजें। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम एक चीज को खुद से उठा लें अपने कंधों पर, तो वो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो अनमैच्ड होता है। अब भी मैं समझता हूं कि हम अगर उस तरह की जो एहतियाती तदाबीर को अपनाने में कामयाब हो जाएं और इसको कुछ सीरियसली ले लें तो ये बिल्कुल चीज रुक सकती। तो क्या और अगर ये वॉलंटरी अडॉप्शन ना हो तो फिर जाहिर है कुछ इसमें एनफोर्समेंट का एलिमेंट आना पड़ेगा। तो क्या वजह है डॉक्टर फैसल सुल्तान, क्योंकि जितने केसेस हम देख रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द जिस बंदे से बात करें, हर दूसरा बंदा इस वक्त वायरस का शिकार है और बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं। आपके आसपास जो है, आप लोगों से बात करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है आपके रोजाना के फिगर्स में। तो क्या वजह है कि इस वक्त लोगों में खौफ दोबारा आना शुरू हो गया है, जो पिछले कुछ महीनों में 2-3 महीनों में खत्म हो गया था, अब वो खौफ दोबारा आ रहा है वायरस के हवाले से। बट उसके बावजूद क्या वजह है कि उस खौफ के बावजूद और एनसीओसी के सख्त कड़े फैसलों के बावजूद अवाम के अंदर अभी तक वॉलंटरी एडॉप्टेशन नहीं है? सही। अच्छा, 2-3 हिस्से इस बात के। एक तो ये है कि पहला एलिमेंट तो ये है कि खौफ या एक उसको ड्यू इम्पोर्टेंस देने वाली बात है। यानी मैं खौफ का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, शायद ये कहना बेहतर होगा कि बीमारी को सीरियसली लेना जो है वो एक थोड़ा सा बेहतरी उसमें आई है। लेकिन वो अभी तक अडॉप्शन ऑफ केयर में, यानी जो एहतियाती तदाबीर के अपनाने में, उसका अभी पूरा असर सामने नहीं नजर आ रहा। मैं समझता हूं कि ये एपिडेमियोलॉजी या वबा की मजबूत से ज्यादा सवाल सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का है, और इसमें ये दुनिया भर में एक फटीग कुछ आ गई है कंप्लायंस की। हमसे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जो माशरे हैं वहां भी मैं समझता हूं कि कुछ एक तंगी सी या एक ताहट सी आ गई है इस एहतियात और इस कांस्टेंट भाग दौड़ लगी हुई है इस बीमारी से टैकल करने के लिए सारी दुनिया में। अच्छा, अब इसके हल करने के 2 ही तरीके हैं जी। एक तो ये है कि हम अपना बिहेवियर चेंज करें। आप प्रोग्राम कर रही हैं, आपका प्रोग्राम लाखों लोग सुनते हैं, बाकी मीडिया के बहुत से लोगों के सामने इस मामले पे गुफ्तगू की है, तो ये मैसेज फिर से जाना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि ये पहला हिस्सा है। लेकिन साथ साथ कुछ थोड़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस की भी जरूरत है। जैसे आपने फरमाया, एनसीओसी ने तो कुछ कड़े फैसले ले लिए, लेकिन जाहिर है ऑन ग्राउंड वो इम्प्लीमेंटेशन लोकल गवर्नमेंट ने करने हैं, प्रोविंसेस ने करने हैं, और उसको फिर एक्सेप्ट भी करना है हमारे लोगों ने। तो के थोड़ी सी एक्सेप्टेंस में एक रेजिस्टेंस का भी एलिमेंट है। पीछे आपने देखा होगा कुछ लोग गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा, जिसे कहते हैं जामे इस मामले में, और बड़ा 2 फैसला उन्होंने बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं और इसको फॉलो किया जाए। तो इसको अब इन्फॉर्म की बात है। जहां तक आपने कहा कि इसमें एक और था, वो मैं समझता हूँ उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम एक ही तरह से हमवार तरीके से, बराबर तरीके से किसी भी चीज के बारे में गाइडलाइन इशू करें तो उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है। अगर किसी को यह महसूस हो कि किसी एक सेक्टर को या माशरे के किसी एक हिस्से को या किसी एक्टिविटी को एक फ्री पास मिले, तो फिर लोग कहते हैं कि आप उनको पहले पूछें। ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले, हमें शादी घरों का सिलसिला था, उनसे बात की। फिर हुआ कि ये ख्याल हुआ कि उन्होंने प्ली भी ये ली कि देखें जलसे जुलूस तो चल रहे हैं। तो फिर हमने एनसीसी में जिक्र किया, वज़ीर आज़म के सामने ये चीज़ रखी, और उन्होंने वॉलंटरली कहा कि ठीक है, हम अपने तौर से तो बाहर कैफ अपना उनका एक इवेंट था केपी में, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। अब रह गए स्कूल और कॉलेज। तो मैं समझता हूं कि उसमें भी काफी एक बड़ी, जैसे कहते हैं ना, इन्वॉल्व्ड किस्म की बहस और एनालिसिस और कॉन्वर्सेशन रही है, मुशावरत रही है, और वो इंशाल्लाह 23 को हम दोबारा उसमें रिकन्वीन कर रहे हैं और कुछ फैसला करने के हम काम होंगे कि उसमें कोई हमें स्कूलों के खोलने बंद करने या उनके
جو تعطیلات ہیں یہ سوال میں نے آپ سے ضرور کرنا تھا، اور میری آپ سے اپیل ہوگی آپ سمیت ساری NCOC سے، گورنمنٹ سے، کہ پلیز اسکول، کالج، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز بند کر دیں. بہت کیسز پھیل رہے ہیں تعلیمی اداروں سے، روزانہ کی بنیاد پہ ملٹیپل کیسز سامنے آ رہے ہیں. پلیز سر، اس پہ ریکویسٹ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس پہ فیصلہ کریں اور ASAP تعلیمی اداروں میں چھٹیاں کریں، ان کو فی الحال بند کر دیں. سر اصل میں اس ٹاپک پہ ہماری کچھ گزارشات تھیں، ہماری کچھ ریکمنڈیشنز تھیں، کچھ کاؤنٹر پوائنٹس بھی تھے ایجوکیشن کی طرف سے، اور وہ بھی اپنی جگہ وزن رکھتے تھے. تو فیصلہ یہی ہوا کہ ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ جب مل کے فیصلہ کیا جائے، ایک دوسرے کی بات سمجھی جائے، پوائنٹس، کاؤنٹر پوائنٹس، آرگیومنٹس سب دیکھا جائے تو بہتر فیصلہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 23 مل رہے ہیں، تو کچھ بہتر اور بہتری کی خاطر جو فیصلہ ہوگا وہی انشاءاللہ وہاں سے نکلے گا. اچھا سر، یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے سر. اپوزیشن کے جلسے، باوجود اس کے کہ پولیٹیکل نوعیت کا سوال ہے، بٹ اس کا ایک سوشل آسپیکٹ بھی ہے کرونا وائرس کے پھیلنے کے حوالے سے. تو واٹ ڈو یو سی؟ بیکاز اپوزیشن اس وقت انسسٹ کر رہی ہے، بالکل دے ہیو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن کہ نہیں جی، ہم نے جلسے جلوس ہر حال میں کرنے ہی کرنے ہیں. تو آپ کی طرف سے اپوزیشن کو کوئی پیغام، کوئی ایڈوائز؟ میں سمجھتا ہوں جی اس میں اپوزیشن بھی اسی ملک کی ہے، وہ ہمارے ہی ملک کے سیاستدان ہیں، لیڈرز ہیں، بہت سے میں گورنمنٹ میں رہے ہیں، اب اپوزیشن میں ہیں، تو بہرحال وہ اس ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کی قیادت کا حصہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی ایسی چیز کو جو ہماری ایک مجموعی صحت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس کو اگنور کریں گے. تو اسی لیے ہم نے ان کو ایک انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ایک کووڈ کی کمیٹی ہے اسمبلی کی، الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کی، تو ان کو آج ریچ آؤٹ کیا ہے. کل تھوڑا سا فالو اپ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بارے میں گفتگو ہو تو وہاں بھی بہت سینئر لوگ موجود ہیں، تمام پارٹی، تو ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، اور سارے لوگ ان اسٹیٹسٹکس کو، اعداد کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ون لاسٹ کوشچن آپ سے کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے. دنیا بھر میں تو بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو امیر، بڑے بڑے دولت مند ممالک ہیں، انہوں نے تو ابھی سے پری بکنگ جو ہے انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے. پاکستان میں سر ویکسین کرونا وائرس کی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ اچھا، بالکل اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے بالکل اچھی طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا کہ یہ ابھی ابتدائی نیوز ہے، اور دو کمپنیوں نے اپنے 95% سے زیادہ یا اس کے لگ بھگ کے جو ایفیکیسی ہے، اس کی جو افادیت ہے، اس کے نتائج سامنے رکھیں. تو ابتدائی نتائج کے طور یہ بہت اچھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بھی اچھی نیوز میں تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیے، جب بھی کوئی نئی دوا آتی ہے، نئی ویکسین آتی ہے، کوئی نیا طریقہ علاج آتا ہے، تو اس کو بینچ سے بیڈ سائڈ تک لانے میں، یعنی ریسرچ سے یا اس کو بنانے، ڈیولپ کرنے سے لے کے پھر اس کی ریسرچ، پروف والی ریسرچ، کلینکل ریسرچ جو ہوتی ہے وہ کنڈکٹ کرنے میں، اور پھر فائنلی اس کی پروڈکشن اور مریض کے جسم تک پہنچانے میں ایک پورا مرحلہ ہے، مرحلہ وار یہ ایک سسٹم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایون جو ڈیولپڈ ملک ہیں ان میں نئے سال کے شروع سے 2021 سے پہلے اس کی کوئی افیکٹو ڈپلائمنٹ مجھے ہوتی نہیں نظر آتی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس میں ضرور رسائی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اور عام طور پہ وہ ملک جنہوں نے یا انویسٹ کیا اس کی ریسرچ میں، یا جن ممالک میں یہ دوائیاں بن رہی ہیں، ویکسین بن رہی ہیں، ایک قدرتی عمل ہے کہ وہ اس پہ پہلا اپنا حق تصور کریں. لیکن پاکستان میں ہم نے اس کے بارے میں ایک بڑی کلیئر اسٹریٹجی بنا رکھی ہے پہلے سے، ابھی نہیں، کئی مہینوں سے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے تعین یہ کر لیا کہ وہ کون سی لائکلی ویکسین ہیں تو افادیت اپنی پروو کر پائیں گی. اچھا، پھر اس شارٹ لسٹ کے ساتھ ہم نے آلریڈی انگیج رکھا ہے. ہماری ایک ٹیم ہے پروفیشنلز کی جو ان کے ساتھ گفتگو میں ہے، اور اس میں ہر قسم کی ویکسین شامل ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مینوفیکچرر سے وہ ویکسین اپنے ملک کے لیے فراہم کر سکتے ہیں، ایک اور تعداد میں، اور اس کی کیا پرائسز ہوگی، اور اس کا ٹائم لائن کیا ہوگی. تو یہ بڑی ایکٹیو گفتگو چل رہی ہے ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک نازک سی نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے جو ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، یعنی جو گفتگو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ. لیکن سر خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے آرڈر کر دی ہے، پری آرڈر کر دیا ہے ویکسین کا، تو کیا کچھ پاکستان نے کیا ہے؟ پاکستان نے پیسے مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایک اچھی رقم، اور وہ ویکسین کی خریداری کے لیے.
जी जी ठीक ठीक ठीक। और सर एक्सपेक्टेड कब तक है, मतलब अगले साल तक, 2021 के स्टार्ट में, मिड में, एंड में, के पाकिस्तान में, एज एन एस्टिमेट आपसे पूछ रही हूँ सर। मैं समझता हूँ जी कि 2021 का जो दूसरा क्वार्टर है, दूसरी सहमाही जो है, समझ लें समर, गर्मियां जो है 2021 के तकरीबन उस टाइम फ्रेम में मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हमारी वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान में भी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक बहुत अच्छी खबर आपने दे दी है कि 2021 का जो सेकंड क्वार्टर है, समर का टाइम जो है, उसमें पाकिस्तान में वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट हो सकती है, शुरू हो सकती है। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही पाकिस्तान में, खुदा के लिए एहतियात करें, मास्क पहनें, इज्तिमात में मत जाएं, फासला रखें, बार बार हाथ धोएं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से सवाल करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना वायरस के हवाले से तो हम बात कर रहे थे, अब उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अपोजिशन से खास तौर पे सवालात करेंगे क्योंकि अपोजिशन बज़िद है कि वो अपने जलसे जरूर करेगी, बावजूद इसके कि मुल्क में वायरस के ना सिर्फ केसेस, उसका पॉजिटिविटी रेट बल्कि डेथ रेट भी एस्केलेट कर रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। आज 17 नवंबर है, 2-3 दिन के बाद पेशावर में जलसा होने जा रहा है, तो अपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या है, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे और इंतखाबी इस्लाहात जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्रपोज की हैं, अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दी और कहा कि जी हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी इलेक्टोरल इस्लाहात सामने लेके आएंगे। तो जनाब प्रोग्राम के फ्लो को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, MNA हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मलिक अहमद खान साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं आजिज दामरा साहब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और चूंकि अपोजिशन से सवाल बनता है तो मलिक अहमद खान साहब, पहला सवाल आपसे, आपके जल्द से कोरोना फैलाने का सबब बन रहे हैं, मजीद बन सकते हैं, आप लोग अपने जल्द से मुलतवी क्यों नहीं कर देते अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जी बहुत शुक्रिया गरीदा। देखें अभी तक जो अल्लाह का शुक्र है कि जिन 2 शहरों में या गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पर हमारे जलसे होते रहे, या कल मानसहरा में हुआ, या उससे पहले कोई थोड़ी एक्टिविटी मुल्तान में, तो वहाँ से हमें कोई एविडेंस ऐसी आई नहीं कि वहाँ पे कोई बड़ी स्प्रेड आउट की कोई रीजन बनी हो। तो ये कहना तो बिल्कुल कि इस एक्टिविटी के नतीजे में कोई स्प्रेड आउट हुआ है बड़ा, तो ये तो सजेस्ट नहीं करता क्योंकि कोई एविडेंस नहीं आया। सर वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान से मुझे सीएम ने बताया कि वहाँ पे जलसे होने की वजह से ज्यादा हुआ है वायरस। अच्छा नहीं, देखें ये क्योंकि मैं खुद इसका एक बड़ा एडवोकेट रहा हूँ और बार बार ये प्लीड करता रहा हूँ, हर किसी से ये कहता रहा हूँ जब इसकी पहली लहर थी कि इस पे खुदा न खास्ता कि पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ का कंसर्न है, तो ये अब प्राइमरी फोकस होना चाहिए हर बात पे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इसको स्प्रेड करने का बाइस होती है। हम कोई एक्सपर्ट्स तो नहीं है, लेकिन यही बात हम तब गवर्नमेंट से कह रहे थे, आज विद इन द पार्टी भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर थोड़ा सा कुछ शकूक व शुबात इस चीज़ के हैं कि अगर तो सिर्फ SOPs को मेंटेन करना है तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक अपहिल टास्क जरूर है, लेकिन मास्क भी दिए जाएंगे और इसमें ये जो इसकी जो है कोई एहतियात करने की बात, उसको भी पूरा मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। और ये भी जैसे लाहौर में PDM की एक्टिविटी है तो उसके लिए हम एक बड़े नंबर में कोई, कल मैंने प्रेसिडेंट पार्टी पंजाब को सुना, वो कह रहे थे कि 5 लाख मास्क तकसीम किए जाएंगे बिफोर। वो मास्क आप लोग ले आए हैं जिसके ऊपर वोट को इज्जत दो और शेर वाले जो हैं वो बनी हुई हैं चीजें वगैरह। बट द पॉइंट इज सर, द बेसिक पॉइंट इज कि सिर्फ सर मास्क ही नहीं सर, द बेसिक पॉइंट इज कि सिर्फ मास्क नहीं, जब लाखों का हजारों का मजमा इकट्ठा होगा, क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम 300 की इजाजत है इज्तिमा की, लेकिन आप लोगों के पास कम अज कम लाखों नहीं तो हजारों लोग तो आएंगे ना, और आप कैसे इंश्योर करेंगे कि 6-6 फुट का डिस्टेंस हो? और इतना बड़ा मजमा जब हो तो सर आउटब्रेक होने के बहुत ज्यादा खतरात और चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है। मेरे पास इसके लिए मैं ये तो मुझे भी इस चीज का है कि
क्योंकि हुकूमत ने इससे पहले जब ये बहुत बड़ी सर्च थी और ये अपने मैक्सिमम नंबर्स पे टैली कर रहा था, तब भी इस तरह के लॉकडाउन्स की बात नहीं की थी कभी भी, लेकिन ये गालिबन हुकूमत का जो ये फैसला नज़र आ रहा है वो इस तहरीक को कोरोना के गार्ब में रोकने की बात पर नज़र आ रहा है। इसमें तो उनकी बदनीति हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन ये जो आप कह रही हैं, इसके साथ मुझे दो इख्तलाफ राय बिल्कुल नहीं हो सकती। ये फैलने का बाइस बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें अगर हुकूमत के पास कोई, क्योंकि हम तो कॉग्निजेंट नहीं हैं उन फिगर्स के, जो हॉस्पिटल्स की टैली आ रही है कि कितने लोग वहाँ पे पॉजिटिव केसेस के साथ जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इसको पार्लियामेंट का या इसे पब्लिक हेल्थ से इम्पोर्टेंट क्या बात होती है? ये पार्लियामेंट की सिटिंग बुला लें, उसमें देखें, बात करें, बताएं, ऑपोजिशन पार्टीज को इंगेज करें, उनकी अगर एक्टिविटी पब्लिक हेल्थ के लिए कोई खतरे का बाइस बन रही है। सर वो कर रहे हैं, वो आज कॉन्टैक्ट हो गया है, जो पार्लियामानी कमेटी है उसके साथ कॉन्टैक्ट हो गया है NCOC का। सेनेटर आजिज धामरा साहब, आप गिलगित में मौजूद हैं। जैसे मैं कह रही थी कि वज़ीर आज़म ने अभी चंद दिन पहले कहा है कि गिलगित के CM ने उनको बताया कि जलसों की वजह से, जिसमें हुकूमत के अपने जलसे भी शामिल हैं, उनकी वजह से गिलगित में केसेस बढ़ गए हैं और बाकी मुल्क के केसेस आपके सामने हैं। सिंध में तो केसेस बहुत शदीद बढ़ गए हैं, आपके अपने सिंध के वज़ीर आला कोरोना का शिकार हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कम से कम PDM को मूव कर ले कि जलसे फिलहाल जरा मुलतवी कर दें जनवरी-फरवरी तक। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें गरिदा, पहली बात तो यह है कि कोरोना पे सियासत जो है वो ये बेसिकली हेल्थ का इशू है, नहीं करनी चाहिए थी, हमने पहले भी नहीं की। बदकिस्मती से पहले भी वफाकी हुकूमत में और PTI ने सियासत की। जब हमने सिंध में लॉकडाउन शुरू किया था तो उस लॉकडाउन के असरात ख़त्म करने के लिए इन्होंने 4 से 5 रुकनी एक वफाकी वज़रा कमेटी भेजी थी और उन्होंने आवाम को ये कहा था कि आप बाहर निकले वरना भूख से मर जाएंगे। और नंबर दूसरी बात कि गवर्नमेंट को खुद एक पॉलिसी देनी चाहिए कि आया सिर्फ अपोजिशन के जलसों को रोकने से कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा या नहीं फैलेगा। आपको याद कि जब पहले ये लॉकडाउन था और तमाम सूबों ने ये लॉकडाउन लगाया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी को कंपनी कायम करके इंडस्ट्री का दर्जा देके कर दिया था। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओपन हो गई थी तो उसमें लाजमी है कि उसमें दुकानदार से लेके आम मजदूर से लेके दिहाड़ीदार से लेके इंजीनियर से लेके तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अब इशू ये है कि शादी हॉल खुले हुए हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, ये तमाम एक्टिविटीज चल रही है। तो इशू सिर्फ ये आता है कि आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जी तमाम शादी हॉल बंद हो गए, आउटडोर होंगे, सिर्फ सिनेमा घर बंद हो गए, मार्केटों में टाइम का निफाज हो रहा है। शादी हॉल में भी गरिदा ये है कि 1000 मेहमानों को कटा। मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर, 1000 कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है पहले भी सीरियस नहीं थी, अब अगर सीरियस हुई है तो वो पॉलिसी दे बैठ के कि जब आप पॉलिसी दे दी ना सर, पॉलिसी दे दी ना, NCOC फैसले ला रही है सामने की पॉलिसी की बात कर रही है आप। फेडरल गवर्नमेंट की एक दिन बात करेंगे, अगले दिन ये मुकर जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ एहतियात के साथ साथ इशू सिर्फ ये है कि कोविड-19 इशू है हेल्थ के लिए, मगर इस मुल्क के लिए 2018 वायरस का इशू है, हमें दोनों से लड़ना पड़ रहा है और वो ज्यादा खतरनाक है कोविड-19। सर ये आप लोगों के सियासी बयानात हैं, ये आप लोग सियासी बयान देने के लिए तो कह रहे हैं कि कोविड-19 कोविड-18, लेकिन सर कोरोना वायरस जो असल कोरोना वायरस है वो बहुत खतरनाक है सर, लोगों की जान से। इससे इत्तेफाक है, मगर गवर्नमेंट को बैठ के ये पॉलिसी देनी चाहिए कि वो शोबे जिसमें पब्लिक का है कारोबार है, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का ये नैरेटिव था कि हमें कारोबार भी बंद नहीं करना है और मामूलात जिंदगी भी चलाना है, इंडस्ट्री भी चलानी है। तो ये जब सारे मामला चलेंगे और आप सिर्फ बैन करेंगे कि सियासी जलसे, मैं कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस अगर नहीं हुआ तो इस मर्ज के बढ़ने का खदशा है। हम सियासत इस पर नहीं करना चाह रहे हैं, ना कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट को बैठ के पॉलिसी देनी पड़ेगी कि जो भी पब्लिक स्टार्स हैं या जहाँ पे पब्लिक का आना जाना होता है या पब्लिक इन्वॉल्व है, उन सब शोबों के हवाले से एक पॉलिसी देनी पड़ेगी। तो आप सर ये सवाल करते हैं ना, गवर्नमेंट से करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी जी आ रही है, बिल्कुल। आपने सुन लिया दोनों अपोजिशन को। PMLN मलिक अहमद खान ने कह दिया कि जी कोरोना के गार्ब में आप लोग अपोजिशन के जलसे बंद करवाना चाहते हैं, नंबर 1। मलिक अहमद खान ने यह भी कहा कि जी आप अपोजिशन को एंगेज करें ना, बातचीत करें, डायलॉग करें, कोई वे आउट निकालते हैं इसमें से। सेनेटर आजिज जावरा पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जी आपकी पॉलिसी ही कोई नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार है, आप पहले क्लियर कट पॉलिसी तो दें। सदाकत साहब, एक वक्त था जब कोरोना का स्पाइक खत्म हो गया था और उसका फ्लैट हो गया था, और इस वक्त इन्फेक्शन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बढ़ा दें आवाज। 2% से भी कम था। मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, अभी ठीक है सदाकत साहब जी। एक वक्त था जब इन्फेक्शन रेट इतना कम हो गया था कि 2% से भी नीचे आ गया था और कर्व बड़ा फ्लैट हो गया था। उससे पहले पाबंदियां थी, मिलने में पाबंदियां थी, स्कूलों में पाबंदियां थी, शादी हॉल में, बाजार, मार्केट्स भी बंद थी। लेकिन एक वक्त सहूलत आई, उस वक्त आपने भी जलसे किए, हमने भी जलसे किए, कोई पाबंदी नहीं है। आप जब ये स्पाइक थोड़ा सा नीचे आ जाए, अभी इस वक्त बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ है, 7% तक हो गया, खुदा न खासा खतरनाक हो गया। जब ये दोबारा नीचे आए, आप भले हमारे खिलाफ मुजाहरे करें, जलसे करें, जुलूस करें, खुदारा अपनी बात, अपने पुराने बयान ही देख लें। और दूसरी बात जो धामरा साहब ने की कि अगर किसी की रोजगार का जहाँ पे मसला है, वो उसको तो बचाना एक उसकी लॉजिक है। शादी हॉल पाबंदी हो गई, 300 की गैदरिंग आउटडोर तक लिमिट कर दिया गया, उसमें लोगों के रोजगार का, मुल्क की मैशत का मामला है। ये जलसे जुलूस है, आप जब दिल करे हमें कोई आपके जलसों का ना पहले डर था ना बाद में डर है। लेकिन खुदारा NCOC और वो जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें हम सारे बैठे हैं, ये हेल्थ का मसला है। अगर मरियम साहब ने जलसा किया तो हमने बर्दाश्त कर लिया। आप तो कहते थे कोई हमें आपके जलसों से कोई एतराज है, जलसे भी हुए, तकरीरें भी हुई, आपने इलेक्शन भी लड़के देख लिया, एक की 2 सीटें, एक की 3 सीटें, हम 17 सीटें लेके बैठे हैं, आप हार चुके हैं, हम जीते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। बिलावल भुट्टो अभी तक गिलगित में बैठे हैं। बिलावल भुट्टो अभी तक गिलगित में बैठे हैं। नहीं है, बिलावल साहब तो उस इलेक्शन को मानते हैं जिसमें वो जीते हैं। क्या सवालिया निशान है? उन अदालतों को मानते हैं जो इनको जमानतें दें, जो इनको सजाएं दें, उनको ये मानते नहीं है। ये कौन सी लॉजिक है कि इलेक्शन से पहले सब ठीक था, रूल्स ठीक थे, इन्होंने कहा फौज ना हो, फौज नहीं थी, जैसे करते रहे, जगह जगह तकरीरें करते रहे, इलेक्शन हार के ये भी ट्रम्प की तरह रो रहे हैं। ये कोई बात तो नहीं है। लेकिन अभी जो बड़ा सीरियस मसला आपने उठाया है, ये कौम की सेहत की बात है, और आपको पता है कि ये गैदरिंग से फैलता है। और अगर आप 500, 1000 या की पाबंदी लगा रहे हैं, ये 15-15, 20 हजार की गैदरिंग करेंगे, ये कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करेंगे? क्या खुदा न खासा इतनी मुसीबत आ गई है, कोई इलेक्शन नहीं आ रहा? गिलगित में तो इलेक्शन था, एक आईनी कानूनी एक रुकावट थी। आप ये सारे जलसे अल्लाह करे दिसंबर में ये नीचे आ जाए, फरवरी में, जनवरी में नीचे आ जाए और ये वैक्सीन लग जाए, आप भले हमारे खिलाफ जलसे करें, लेकिन वो अपनी बिलावल साहब की तकरीरें सुन लें, आप शहबाज साहब की तकरीरें सुन लें, जो आप हमें कहते थे कि दिहाड़ीदार को बंद करें, फैक्ट्रियां बंद करें, कंस्ट्रक्शन बंद करें, स्कूल बंद करें। आज हम कह रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज चले, नहीं बंद करते, क्योंकि उसमें आपका और मेरे गरीब का कारोबार है, रोजगार है, रोटी रोजी का मसला है। लेकिन ये जो जलसे हैं तो शुगल के लिए, ना आपको NRO मिलना है, ना हमने देना है। जो आपको मसला, अदरवाइज इलेक्शन 2023 में है, उससे पहले करने का मुझे कोई तरीका बता दें। अच्छा, जलसे शुगल के लिए सेनेटर आजिज जावरा साहब, जलसे आपके शुगल के लिए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में कोई इलेक्शन आप लोग जीते नहीं है। इलेक्शन से पहले किसी बात पे आपको एतराज नहीं था, जो चीजें आपने कही वो मानी गई, इलेक्शन के बाद आपको सब एतराज हो गया है। सदाकत साहब कह रहे हैं गरीदा, पहली बात तो कुफर टूटा खुदा कर करके। अभी ये कह रहे थे कि अपोजिशन के 15 से 20 हजार लोग जमा होंगे तो कोरोना फैलेगी। पहले ये बोलते थे कि जी वहाँ तो 4 से 5 हजार लोग हैं। अब इनको नजर आना शुरू हो गया है कि कम से कम 11 पार्टियां रही तो 11,000 करेंगे तो कौन सी बात है? चलो शुक्र है ना, आपकी पहले की स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब आप 5 से 6 हजार कहते थे तो झूठ जो है वो बिल्कुल सामने आता है, उसके पाँव नहीं होते। चलो कोरोना की वजह से और अपोजिशन के प्रेशर की वजह से आपको सच बोलना, वो स्टैंड जो आप बिल्कुल 1% पड़ गया है, कोरोना की वजह 1% पे आ गए हैं। चलो 1% पे तो आप बताने पे आ गए। ये तब्दीली है थोड़ी। और जहाँ तक आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात की, देखें वोट का रेशो निकालें जरा आप, कि आपने जो सीटें ली हैं और दूसरे आपके जो उम्मीदवार थे वो उधारे थे। आपने PMLN के जो उम्मीदवार हैं वो तोड़े, और अभी भी आप आजाद उम्मीदवार के गले में PTI का पर्चा बुला बुला के और गवर्नर हाउस में पहना रहे हैं।
पहली मर्तबा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट जिसकी है आपके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अदालत कर दिया, आपको वोट नहीं दिया और आप अभी भी परेशान है। आपका कोई चीफ मिनिस्टर अभी तक नॉमिनेट नहीं है, आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, इसलिए आपने जो भी यहाँ पर 420 की धांधली कि यहाँ पर वजीर भेजे, मगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है। और मैं सिर्फ एक हल्के की आपको मिसाल देना चाहता हूँ, GB2 का अभी तक 4 दिन हो गए हैं और उसमें सिर्फ जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो 900 तक की होगी। 4 दिन में वो नहीं गिने जा चुके और 4 से 5 दिन हो चुके हैं, उम्मीदवार वहां पर बिस्तरा लेके बैठे हुए हैं और ये वोट की जो रिकाउंटिंग अभी तक नहीं हो रही है। तो जनाब आली, ये कौम समझ रही है और जीबी के अवाम समझ रही है और गली गली में जीबी में ये नारा सुने कि वोट पे डाका नामंजूर, मेरे देश पे डाका नामंजूर, ये गली गली में बोलने में इसी किस्म का ये जो इंतखाबी लोग कुछ और समझ जाएंगे। इन्हें डाकों की बात ना करें लोग, ये ना वो नून लीग वाले जो डाके हैं, नून लीग जो बताए थे कि कौन डाकू है, वो ना लोग समझ लें, डाके वाली बात ना करें, वोट की बात चीनी कमीशन में 400 अरब रुपए के जो डाके पड़े, आपके जो बाजवा रिटायर्ड जो FIA के अफसर हैं, सज्जाद बाजवा गवाह बन बैठे हैं। ठीक है, ये जो इलेक्शन में धांधली के एक दूसरे पे इल्जामात लगाने का सिलसिला है, इसी को रोकने के लिए इमरान खान ने कुछ इंतखाबी इस्लाहात जो है इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन अपोजिशन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। इस पर सवाल करते हैं मलिक अहमद खान साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, मलिक अहमद खान साहब सवाल करता है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक अहमद खान साहब, ये एक दूसरे पे हर इलेक्शन के बाद, चाहे वो किसी सूबे का हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, एक दूसरे पे धांधली के इल्जामात, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसी से बचाव के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2-3 फार्मूले, सेनेट में शो ऑफ हैंड, जनरल इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जिसको आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं देखिए रिजा, बेसिकली जो ये दोनों बातें हम बारी बारी ले लेते हैं। जो EVMs की बात है कि अगर आप उसमें एक पेपर फॉर्म पे स्टैंप या पेंसिल के जरिए बैलेट करते हैं तो आप वो नहीं करना चाह रहे और EVM करना चाह रहे हैं, तो ये तो एक इलेक्शन डे का मैकेनिज्म है ना। तो उसमें तो बहुत सारे सेफ्टी वॉल्स किए जा सकते हैं कि EVMs को कैसे सिक्योर किया जाएगा, वो प्रैक्टिस अच्छी भी होगी कि नहीं होगी, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन यह धांधली के ऊपर जो एक प्री पोल धांधली है और एक पोस्ट पोल धांधली है, यानी इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले हार्डेस्ट एविडेंसेस कि आपने पिछली जो पंजाब की गवर्नमेंट थी उसको वर्चुअली क्लैप्स कर दिया, यानी एक बहादुर शाह जफर की हुकूमत रहेगी शहबाज साहब की आखिरी 6 महीने, उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं थी। हालांकि हमें तो ये पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट टिल द लास्ट डे ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने 6 महीने पहले कर दिया। उसमें इलेक्शन कमीशन भी हिस्सा बन गई, नैब भी हिस्सा बन गई, ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट्स भी हिस्सा बन गई और बाद में वही जजमेंट अंडू भी खुद ही कर दी उन्होंने, पहले उसको वहां पे रखा। तो हमें समझ नहीं आई कि वो 6 महीने वो क्या प्रोसेस था जिसके जरिए एक पॉलिटिकल पार्टी सर्कमवेंट होगी, पूरी साउथ की उनकी एक पूरी कोई 20-25 सिलेक्टेबल्स की एक पूरी साइज उठा के PTI में शामिल करा दी गई। एनीवेज उसको छोड़ दें, चेयरमैन नैब उसको बाद में उसको बिल्कुल ऑथेंटिकेट करते हैं, कहते हैं उसको सब्सटेंशिएट कर देते हैं कि वो जब जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हैं कि मैं अगर ये मेरा किरदार ना होता तो ये हुकूमत ना बनती, और अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा के नैब के मुकदमात चलाऊं तो ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ठीक, चलें इसके बाद भी हम आगे चले जाते हैं। फिर एक पोस्ट पोल रिगिंग है, यानी आपने इलेक्शन डे के मैकेनिज्म को छोड़ दें। अब एक RTS का फेलियर जो है वो पोस्ट पोल एक स्टेज है जिसमें रिजल्ट्स कंसोलिडेट होने थे, यानी पोलिंग कमल जब लोग आके वोट डालते हैं वो शफाफ हो गया। उसके बाद जब पोस्ट पोल यानी एक 7 घंटे की इनऑर्डिनेट डिले पहला नतीजा आने तक कि वो एक क्रिमिनल साइलेंस, वो उस पर किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, फॉर्म 45 किसी के हाथ में नहीं है, किसी के पास साइंड फॉर्म 45 नहीं, तो वो पोस्ट पोल के ऊपर को बाद में एक कॉम्प्रीहेंसिव होलिस्टिक जिसपे सारी डायलॉग हो, तो ये EVM वगैरह मैटर नहीं करते। कभी हमने तो नहीं सुना कि ठप्पे लगने की धांधली का दौर रह गया है, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं जो इमरान खान कर रहे हैं। ये शायद गालिबन सन 77 के
मिलिट्री कंट्रोल्ड इलेक्शंस में ठप्पे लग के बैलेट भरे गए, या जनरल ज़ियाउल हक के रेफरेंडम में ठप्पे लगा के बैलेट भरे गए, या जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में ठप्पे लगा के बैलेट भरे गए। इस तरह से अब नहीं होता। ये तो किसी एक जगह पे कोई इलेक्शन डिस्प्यूट की बात नहीं है, तो पूरे इलेक्शन चोरी होने की बात है। तो सर मलिक साहब यही तो मेरा पॉइंट है। इमरान खान किसी तरमीम में संजीदा है। आपने बड़ी तफसील से बताया कि जी पहले क्या होता है इलेक्शन के दिन से, इलेक्शन के दिन के बाद क्या होता है, बट इसी सारे झंझट से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रख दे, ना फॉर्म 45 का मसला होगा, ना किसी और फॉर्म का मसला होगा, ना स्याही का मसला होगा, ना स्याही की क्वालिटी का मसला होगा। नहीं, ये मसला नहीं है। ये तो आप एक इलेक्शन डे के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो अभी ज़ेरे बहस की है ही नहीं, पहले ही ज़ेरे बहस नहीं है, उसमें तो कोई इतना झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो उस प्री पोल रिगिंग का है, झगड़ा उस पोस्ट पोल रिगिंग का है, जिसमें वोट के डलने के तरीक़ेकार पर बात नहीं है। वो वोटिंग के दिन तक जाने के लिए कि जो एक प्री पोल रिगिंग में क्या होता है, यानी आपके लोग तोड़े जाते हैं। सर आप कहीं पर बैठ के आगाज तो करें ना बातचीत का, फिर उसके बाद आगे बातें बढ़ती रहेंगी। तो ये मुझे गरीजा मुझे बताएं कि एक मुझे बड़ी सिंपल बात मैं करूं, कभी नॉन स्पीकिंग पार्टीज आपस में बैठती हैं? कभी आज तक आपने एक ऐसी हुकूमत देखी है जिसकी जब ख्वाहिश हो वो लोगों को बुलाकर बिठा ले और हम उनके पाबंद हों बात सुनने के लिए? ऐसे कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी की हम बार बार कहते रहे कि ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की अरेंजमेंट है। आप ऑपोजिशन के बगैर अपनी हुकूमत को कब तक चला लेंगे? नहीं चला सकते। मलिक साहब सिर्फ मसला बता रहे हैं, मसले का हल नहीं बता रहे। मसला ये है कि अगर पोस्ट पोल रिगिंग की बात करें, यहाँ हमें वो छांगा मांगा भी याद है जब नवाज शरीफ साहब ने बैठ के सारे लोगों को खरीद के पार्टियां बदलते थे। हम एक एवोल्यूशन और इर्तिकाई प्रोसेस में हैं। आज आपने 2013 का इलेक्शन आपके रूल्स के तहत हुआ, 18 का आपके रूल्स के तहत हुआ। आज हम आपको ऑफर कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि हुकूमत और अपोजिशन अपना अपना काम करते हैं। हुकूमत कोई अपोजिशन को फूलों के हाथ नहीं पेश करती, ना आप हमें पेश करते हैं। लेकिन पार्लियामान वो जगह है जो आपकी हमारी मुतफिका है, कमिटीज हैं जहाँ बैठ के बातें करते हैं। हम आपको प्रपोजल देते हैं, जो आपको प्रपोजल उससे बेहतर देनी है। प्री पोल, इलेक्शन डे और पोस्ट पोल, ये सारा प्रोसेस है। आप कानून बना दें कि डेवलपमेंट नहीं हो सकती, आप कानून बना दें एमएनए नहीं जा सकता, आप कानून बना दें प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता, आप कानून बना दें वरना पार्टी नहीं बदल सकता। हम हर चीज के लिए ओपन है। इमरान खान ने दुनियाई क्रिकेट में जब वो गए थे, उन्होंने न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट दिया। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पार्टी ने और नून ने पोल्यूट किया। हम आपको कहते हैं आप शो ऑफ हैंड पे आ जाए सेनेट में, आप नहीं मानते। शो ऑफ हैंड में आपको क्या मसला है? क्योंकि आपके लोग ही तो गड़बड़ करते हैं। हम आपको कहते हैं आप डिजिटल वोटिंग पे आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आ जाए, आप वो नहीं मानने के लिए तैयार। हम कहते हैं हमें लिख के तजावीज दे दें, हम वो आपका हमारा राजी होना। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमत हर किस्म की बात करने के लिए इंतखाबी इस्लाहात से तैयार मान सकते। ठीक है सदाकत साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। सेंटर आजिज धामरा साहब, हुकूमत हर मामले पे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हर एस्पेक्ट पे बात करने के लिए तैयार है, आप बैठें तो सही। देखें, पहली बात कि इस्लाहात और पीटीआई ये बहुत बड़ा जोक है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जरूरत पड़ती है अपोजिशन को तो ये बयानात दे देते हैं और उसके बाद इनकी चलती नहीं। अब इसकी गारंटी क्या है कि सदाकत अब्बासी टीवी पे आके और अपोजिशन को कहे कि हमारे साथ बैठ जाएं? ये पहले एनओसी लेके आए हैं इमरान खान साहब से, उनको पता है कि उनके कायद किस तबीयत के हैं, किस मूड के हैं, किस राय किस ज़हनियत के हैं, ये नहीं पता है। और ये कौन जानती है आपको कहीं शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े आपको। इसलिए हम कहते हैं कि हम ये ऑफर इमरान खान ने दिए, आजिज साहब देंगे, इस्लाहात हम अपने देंगे पीडीएम के प्लेटफार्म पे, फिर हुकूमत को देखेंगे अगर वो सीरियस है इस्लाहात तो फिर देखी जाएगी, मगर ये पहले एनओसी लेके बाद में ये टीवी पे बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आजिज धामरा साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, मलिक अहमद खान साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।